नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग मथुर। अब आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। आपको बता दें कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीसीपी ने 31 मई को 2 बच्चों की चाइना की नीति को समाप्त करने की घोषणा की और विवाहित जोड़ों को देश की गिरती जन्म दर और बढ़ती आबादी को बढ़ावा देने के लिए 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति दी है। सीसीपी ने दुनिया की सबसे अधिक प्रतिबंधात्मक परिवार नियोजन नीतियों में एक में नाटकीय बदलाव की अनुमति दी है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि यह परिवर्तन कब से प्रभावी होगा। तो आपको बता दें कि चाइना ने अपनी चाइल्ड पॉलिसी में बदलाव किया है, लेकिन अभी ये जो परिवर्तन लाया गया है, 2 बच्चों का जो कानून चाइना में था, बढ़ती आबादी को देखते हुए उसे बदल दिया गया है और नए विवाहित जोड़ों को उन्होंने कहा है कि अगर आप तीसरा बच्चा चाहते हैं तो उसकी आपको अनुमति मिलेगी, लेकिन ये कब से प्रभावी होगा ये अभी तक नहीं बताया गया है। तो मैं आपको बता दें कि हफ्ते के पहले दिन यानी कि सोमवार को शेयर बाजार की शुरुआत सपाट हुई, लेकिन इसके बाद बाजार ने एक बार जो रफ्तार पकड़ी तो आगे फिर उसमें जबरदस्त तेजी दिखी। सोमवार को एनएससी निफ्टी ने 15,606.35 पर पहुंचकर ऐतिहासिक ऊंचाई का नया रिकॉर्ड कायम किया। बीएसई का सेंसेक्स 54 अंक की तेजी के साथ 51,476.22 पर खुला और दोपहर 3:20 पर यह 591 अंकों की उछाल के साथ 52,013.22 पर पहुंचा और कारोबार के अंत में सेंसेक्स 514.56 अंकों की तेजी के साथ 51,937.44 पर बंद हुआ। बात करें अगर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की तो निफ्टी सोमवार को 2 अंक की तेजी के साथ 15,437.75 पर खुला, जिसके बाद निफ्टी ने भी ऐतिहासिक ऊंचाई हासिल की। कारोबार के अंत में निफ्टी 147.15 अंकों की तेजी के साथ 15,582.8 पर बंद हुआ। तो मैं आपको बता दें कि भारत कोरोना महामारी और टीके की कमी का सामना कर रहा है। तो वहीं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने दावा किया कि वैक्सीन की एक खुराक कोरोना रोगियों के लिए पर्याप्त है। दरअसल जूलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर ज्ञानेश्वर चौबे ने कहा कि हम कोरोना रोगियों और अन्य लोगों पर वैक्सीन के प्रभाव के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जहां इस अध्ययन में सामने आया कि कोरोना से ठीक हुए रोगियों के लिए वैक्सीन की एक ही खुराक पर्याप्त है। और ये खबर ऐसे समय पर आई है जब देश में कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य में वैक्सीन की कमी तो देखी गई है और लोगों में एक प्रकार का डर भी है। जिनके एक वैक्सीन लग चुकी है उन्हें भी इस डर से दो चार होना पड़ रहा है कि दूसरी वैक्सीन से पहले हमें कोरोना ना हो। और कहा जा रहा है रिसर्च में बीएचयू की कि एक ही वैक्सीन कोरोना से लड़ने के लिए कारगर है। हालांकि अभी ये रिसर्च चल रही है और कोरोना से ठीक हुए जो मरीज हैं उन पर यह रिसर्च की गई है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में मेडिकल एक्सपर्ट डॉक्टर केपी चंद्रा जुड़ चुके हैं। चंद्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। धन्यवाद उमंग जी। जी चंद्रा जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये देखी जा रही है कोरोना महामारी से, क्योंकि हम जूझ ही रहे हैं। हालांकि अब एक अच्छी बात यह है कि हर राज्य में कम से कम ये देखा गया है कि कोरोना के केसेस में कमी आई है, लेकिन वैक्सीनेशन अभी भी जारी है। और इस वैक्सीनेशन को लेकर बीएचयू कि वहां पर रिसर्च हालांकि वो चल रही है, लेकिन उनका कहना है बीएचयू के वैज्ञानिकों का कि एक ही वैक्सीन की डोज इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए कारगर है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर इस पर? देखिए, हाँ, हम आज
एविडेंस बेस्ड मेडिसिन एरा में रह रहे हैं जी और अगर एविडेंस सजेस्ट कर रहा है कि सिंगल डोज ऑफ वैक्सीन से इनफ एंटीबॉडीज बन रहा है तो हमें इसे एक्सेप्ट करना चाहिए और इसको वेलकम करना चाहिए। अब मैं इसमें आपको एक परिप्रेक्ष्य बताना चाहता हूं जी कि आप देखिए, कोई भी वायरल इन्फेक्शन जो ट्रेडिशनली होता है, जैसे चिकन पॉक्स हुआ, उसका जीवन में एक बार इन्फेक्शन होता है तो उसके लिए एंटीबॉडीज जीवन भर रहते हैं जी अब कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिसमें कि एंटीजेनिक ड्रिफ्ट होता है। आप देख रहे हैं वेरिएंट बन रहा है, तो वेरिएंट बन रहा है तो उसमें जो नया वेरिएंट बना उसके प्रति एंटीबॉडी है या नहीं है वह जानना जरूरी है जी। और अब ये तीसरा पक्ष है कि अगर किसी को पहले से इन्फेक्शन हो चुका है, उसमें अगर आप सिंगल डोज ऑफ वैक्सीन देते हैं तो वह वैक्सीन बूस्टर के रूप में काम करता है जी। अब इन तीनों चीज को समझना जरूरी है कि अगर हम वैक्सीन दे रहे हैं तो आदमी को उस एंटीजन से एक्सपोज कर रहे हैं। वो एटेन्युएटेड एंटीजन है, मतलब एंटीजन से बीमारी नहीं होगी लेकिन उसके खिलाफ हमें इम्यूनिटी एंटीबॉडीज बनेंगे जी। अब पहला इन्फेक्शन जो हुआ है, मान लो नेचुरल इन्फेक्शन हुआ, वो भी तो आपके बॉडी को एंटीजन से एक्सपोज किया, तो उस इन्फेक्शन से आपका एंटीबॉडी बना और जब आप उस आदमी को पहला डोज वैक्सीन भी देते हैं तो वो अपने आप में बूस्टर का काम करता है जी। तो जो भी दावा आज बीएचयू के साइंटिस्ट कर रहे हैं, देयर इज साइंस बिहाइंड इट, देयर इज एविडेंस बिहाइंड इट एंड इट इज अ वेलकम फाइंडिंग बाय साइंटिस्ट देयर और ये सच्चाई है। आप देखिएगा बहुत सारे वैक्सीन होते हैं जीवन में एक ही बार लगाना पड़ता है या मैक्सिमम 2 बार मिजल्स का लगा दिए तो वो लाइफ टाइम के लिए एंटीबॉडीज बन जाता है। सो सेम प्रिंसिपल अराइजेस हियर आल्सो कि अगर नेचुरल इन्फेक्शन हुआ है, मतलब एक बार आपको एंटीजन से एक्सपोजर मिल चुका है, उनमें वन वैक्सीन इटसेल्फ विल वर्क एज अ बूस्टर वैक्सीन जी। So whatever BHU scientists are claiming, I believe that is based on the fact and science, and today in the era of evidence-based medicine, हमें इसको वेलकम करना चाहिए और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है। सभी लोगों में अगर सिंगल डोज वैक्सीन लगाएंगे और उनको लाइफ टाइम इम्यूनिटी मिल रही है तो हमारे लिए वैक्सीन बचेंगे जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कवर कर सकें। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, और एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से अभी आपने बताया कि कोई भी जैसे चिकन पॉक्स की हम बात करें, अभी कोरोना चल रहा है, तो जीवन में एक बार तो इन्फेक्शन होगा ही होगा और अगर एक बार इसका वैक्सीनेशन करवा लिया गया तो उसके बाद आगे इसके चांसेस कम हो जाएंगे। लेकिन ये भी देखा गया है डॉक्टर साहब कि वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना कई लोगों को हुआ है और साइंस भी यही कहती है कि मेडिकल साइंस भी यही कहती है कि वैक्सीन इस चीज़ की गारंटी नहीं देता कि आपको कोरोना नहीं होगा, लेकिन कोरोना के जो बड़े जो इफेक्ट है, जो हानिकारक इफेक्ट है, उनसे ये वैक्सीन आपकी रक्षा करेगा। तो एक और यहाँ पर सवाल डॉक्टर साहब ये बनता है कि अभी बीएचयू की जो रिसर्च है एक वैक्सीन वाली, क्या इसमें अभी और आगे काम होना बाकी है या इसकी रिसर्च पूरी हो चुकी है, और अगर हो चुकी है तो फिर उसके बाद में जो हमारी सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री है वहां तक ये लोग कब तक पहुंचाएंगे उस चीज को, ताकि वैक्सीनेशन की जो एक दिशा है वो इससे बदल सकती है? डॉक्टर साहब, कोरोना बीमारी अपने आप में मुश्किल से 17-18 महीने पुरानी है जी, एंड देयर इज अ लॉट टू लर्न और समय के साथ ही चीजें डेवलप होंगी, ग्रो होंगी जी। अगर कोई कंसेप्ट लोग लाए हैं और उसके पीछे साइंस है, सो वी शुड एक्सेप्ट इट एंड वी हैव टू सी कि टेस्ट ऑफ टाइम हाउ मच इट एग्री। आज के डेट में आप कुछ भी कर लो, आपने कहा कि वैक्सीन लगाने के बावजूद इन्फेक्शन हो रहा है जी, मैं फिर से वही एक बेसिक साइंस समझाना चाहता हूं जी। जब आप वैक्सीन लेंगे तो एंटीबॉडी बनेगा, एंटीबॉडी इन्फेक्शन होगा तो उससे लड़ेगा। तो एंटीबॉडी या वैक्सीन वायरस को आपके शरीर पे गिरने से तो नहीं रोक रहा ना जी। जब वो आपके शरीर में वायरस जाएगा तो एंटीबॉडी का रिप्रोडक्शन होगा और वायरस
रेप्लिकेशन को रोकेगा, तो वायरस से होने वाले डैमेज को रोकेगा। जी। तो आई रिपीट इट अगेन, वैक्सीन डज नॉट प्रिवेंट इन्फेक्शन, जी। वैक्सीन प्रिवेंट्स डिजीज। इन्फेक्शन हमको हुआ लेकिन हम बीमार नहीं थे, हम एसिम्प्टोमेटिक रहे। इन्फेक्शन हुआ, हमारे शरीर में वायरस गया और थोड़ा ही सा वायरस गया, तब तक हमारा एंटीबॉडी तैयार हो गया और उस वायरस को मार दिया। वायरस से हमारे शरीर में डैमेज नहीं हुआ। जी। तो दिस इज हाउ वैक्सीन प्रोटेक्ट समवन। अब अगर हम सिंगल वैक्सीन भी दे दिए, सिंगल डोज, और भी है, स्पुतनिक वैक्सीन के बारे में भी अब में भी आ रहा है कि सिंगल डोज वैक्सीन इज एनफ। जी जी। तो कई ऐसे वैक्सीन आ रहे हैं, और ट्रेडिशनली भी आप देखेंगे कि बहुत ही सारे वायरल डिजीज के लिए वैक्सीन होता है, वो सिंगल डोज वैक्सीन सिंगल होता है। जी। गिव इम्यूनिटी फॉर होल लाइफ। सो आज के डेट में मैं ये बोलूंगा कि जो भी साइंस उनका है, इट हैज गॉट बेसिस, बट ओनली टाइम कैन टेस्ट और टाइम कैन टेल कि हाउ मच इट इज एफिकेशियस इन फ्यूचर। जी। अब किसी भी वैक्सीन का बनता है तो उसकी इम्यूनिटी 2 साल रही, 5 साल रही, 10 साल रही। अब हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन है, सिंगल डोज में 12 महीने तक एंटीबॉडीज रहता है। 12वें महीने में आप बूस्टर डोज दो तो आपके अंदर एंटीबॉडी 10 साल से 20 साल तक रहता है। जी। अब कोविड वैक्सीन से एंटीबॉडी 2 साल रहता है या 10 साल रहता है, ये तो 10 साल जाएगा तभी पता चलेगा ना। जी। तो साइंस इज अ लर्निंग वे आउट ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंसेस दैट वी डू हैव फ्रॉम अदर वैक्सीन। जी। तो अदर वैक्सीन में भी ऐसा ही रिस्पॉन्स आया है, हमारे इस वैक्सीन में भी ऐसा ही रिस्पॉन्स दिख रहा है। जी। तो हम इसको एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं जी। कि कोविड वैक्सीन से भी एंटीबॉडी हमारा 10 साल तक रहेगा, बट 10 साल तक रहेगा ये प्रूफ करने के लिए तो 10 साल तक देखना पड़ेगा। सो दैट इज द मैसेज। जी। यस, whatever they have claimed, there is science behind it, there is evidence behind it, and we should accept it, and over the time only it can be proved or disproved. जी। अब बहुत ज्यादा इसमें क्लेम नहीं करना चाहिए कि नहीं हमने झंडा गाड़ दिया। जी। ठीक है, ये हमारी थ्योरी है, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं। दिस इज एक्सपेक्टेड रिजल्ट बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस। लेट अस सी हाउ द थिंग्स डू डेवलप इन नेक्स्ट 5 years और 10 years। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जैसा कि अभी आप भी बता रहे हैं, कोरोना का ये वैक्सीन है, ये 10 साल तक आपको इस इन्फेक्शन से बचा के रख सकता है और इसके जो हानिकारक दुष्प्रभाव है उनसे बचा सकता है। लेकिन उसके लिए हमें 10 साल की पूरी एक रिसर्च हमें देखनी पड़ेगी, आने वाले 10 साल में क्या कुछ होता है। फिलहाल ये एक अच्छी खबर है, वैक्सीनेशन के लिए भी एक अच्छी खबर है, क्योंकि जहां जहां जिन जिन राज्यों में वैक्सीनेशन की कमी देखी जा रही है, दूसरी डोज कई लोगों को नहीं लगी है, उन राज्यों में अगर इसको सर्कुलेट किया जाता है और सेंट्रल की तरफ से, केंद्रीय सरकार की तरफ से अगर ये बताया जाता है, तो कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन हमारा और फास्ट हो सकेगा। फिलहाल डॉक्टर सर, आप हमारे साथ में जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां कोरोना महामारी के कारण 4 दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था ने सबसे खराब प्रदर्शन किया। भारतीय जीडीपी की विकास की दर वित्त वर्ष 2021 में -7.3% रही। वित्त वर्ष 2019-20 में देश की जीडीपी की ग्रोथ 4% थी और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार जनवरी मार्च 2021 में जीडीपी 1.6% की दर से बढ़ी है। इससे यह संकेत मिलता है कि कोरोना की दूसरी लहर से पहले देश की अर्थव्यवस्था रिकवरी के रास्ते पर थी। दिसंबर तिमाही में जीडीपी की विकास दर 0.5% रही थी और सितंबर तिमाही में ग्रोथ रेट -7.5% रही। कोरोना वायरस महामारी के कारण पहली तिमाही में जीडीपी में ऐतिहासिक गिरावट आई थी। सरकार की ओर से सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक सकल घरेलू उत्पाद 2019-20 की जनवरी मार्च अवधि में 3% यह बढ़ा था। यह डेटा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जारी किया है। एनएसओ ने इस साल जनवरी में जारी हुए राष्ट्रीय अकाउंट्स के पहले एडवांस एस्टीमेट में 2020-21 में जीडीपी में 7.7% की गिरावट का आकलन भी किया था। तो वहीं एनएसओ ने अपने दूसरे संशोधित अनुमान में 2020-21 में 8% की गिरावट का भी आकलन जताया था। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन आइए पहले नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से उत्तर प्रदेश में सियासी फेरबदल की अटकलें हुई तेज।
बीएल संतोष ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात। आज कई मंत्रियों के साथ करेंगे 1-to-1। डिप्टी सीएम केशव मौर्य से 11 से 11:30 बजे तक होगी उनकी बातचीत। आपको बता दें, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा से 11:35 से 12 बजे तक उनकी बातचीत होगी। स्वामी प्रसाद मौर्य से भी उनके मिलने का यहां पर कार्यक्रम है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में सियासी अटकलों का दौर एक बार फिर से शुरू हो चुका है। कई मंत्रियों के साथ बीएल संतोष का 1-to-1 होगा। डिप्टी सीएम केशव मौर्य से 11 से 11:30 बजे तक बातचीत, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा से 11:35 से 12:05 तक बातचीत और साथ ही साथ स्वामी प्रसाद मौर्य से 12:15 से 12:35 तक बातचीत। उत्तर प्रदेश में आपको बता दें, सियासी फेरबदल की अटकलें तेज। संभव है, हालांकि आज होने वाली संगठन की बैठक को 2022 के चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि पंचायत चुनाव के नतीजे पार्टी के पक्ष में नहीं रहे और अब जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव होने। ऐसे में पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले इन चुनाव में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती। इसीलिए ये मीटिंग काफी अहम मानी जा रही है। तो वहीं इस खबर पर उत्तर प्रदेश से रेजिडेंट एडिटर डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चंद्रसेन जी, बीएल संतोष का ये 2 दिवसीय लखनऊ का दौरा है और हालांकि कहा यह जा रहा है कि बीजेपी के पार्टी मुख्यालय पर एक महत्वपूर्ण बैठक संगठन की होनी है, लेकिन कहीं ना कहीं सियासी फेरबदल की बात भी यहां पर उठ के सामने आ रही है और साथ ही साथ मिशन 2022 को लेकर भी कहा जा रहा है कि ये मीटिंग अपने आप में काफी अहम मानी जा रही है। क्या कहना चाहेंगे सर? उत्तर प्रदेश में सरकार से लेकर संगठन तक कई सियासी फेरबदल होंगे और मिशन 2022 की किसकी तैयारी की जा रही है, क्योंकि इलेक्शन है और इसको लेके केंद्रीय नेतृत्व तो बहुत संजीदा है। उसके लिए उन्होंने बीएल संतोष को भेजा है और देखिए, आज सबसे बड़ी बात यह है कि जो फेरबदल होगा उसको उत्तर प्रदेश की जनता किस तरीके से लेगी, तो सोचने की बात है। लेकिन इलेक्शन नजदीक है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी कर रखी है और कल कई मंत्रियों के साथ 1-to-1 हुआ है, मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात हुई है और आज इसी क्रम में डिप्टी सीएम केशव मौर्य को समय दिया गया है कि 11 से 11:30 तक बातचीत करेंगे। उसके बाद दूसरे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की मुलाकात है और फिर एक कद्दावर मंत्री हैं जो पिछड़े वर्ग में काफी ज्यादा लोकप्रिय है, स्वामी प्रसाद मौर्य, उनसे भी बातचीत होगी। और लगातार, क्योंकि कल कई मंत्रियों से बातचीत हुई थी, जैसे ब्रजेश पाठक से मुलाकात हुई थी, सुरेश खन्ना से मुलाकात हुई थी, जयप्रताप सिंह से मुलाकात हुई थी और उसके बाद में रात में मुख्यमंत्री के आवास में जो भोजन रखा गया था उसमें कई महत्वपूर्ण बातचीत हुई और कल केंद्रीय जो संगठन मंत्रियों के 7 मंत्रियों से मुलाकात हुई थी और जो मंत्री कल बचे हुए थे उनसे आज 1-to-1 होना है और सबको बैठा करके एक जगह पे बात करनी है कि जो आने वाला इलेक्शन है उसकी तैयारी कैसे की जाए और जो पंचायत के जो चुनाव हुए हैं उसमें जो भारतीय जनता पार्टी को दूसरे नंबर पे संतोष करना पड़ा है, दूसरे नंबर पे जो फिसल गई है उसमें क्या कारण है, इस पे भी मंथन होगा। उमंग जी बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है चंद्रसेन जी कि जिस प्रकार से अभी आपने भी बताया कि पंचायत चुनाव में बीजेपी का जिस प्रकार से प्रदर्शन रहा था, आने वाले 2022 के विधानसभा चुनावों के तहत और उससे पहले होने वाले चुनावों में भी इस मीटिंग में काफ़ी कुछ हो सकता है और शायद इसी को लेकर इसी को लेकर पंचायत चुनाव में जो भी प्रदर्शन बीजेपी ने किया है उसको लेकर सियासी फेरबदल की बात उठ के आ रही है या उसके कुछ और कारण है? उमंग, स्पष्ट तौर से जो उत्तर प्रदेश में जो संगठन है या सरकार है उसको केंद्रीय नेतृत्व ने साफ साफ बता दिया है कि चुनाव 2022 को गंभीरता से लें। खास तौर से जिलों में जो गांव और कस्बों में पार्टी के जो कामकाज हैं और जो विधायक और सांसदों की छवि सुधारने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है और जो सेवा कार्य चल रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा कोविड को लेकर के, उसको भी जो रणनीति बनाई है सरकार ने, केंद्र सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने, उसको जनता तक पहुंचाना है। जो सूत्र बताते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार के मद्देनजर कई मंत्री ऐसे भी हैं जो हटाए जाएंगे
और कई मंत्री ऐसे हैं जो नए चेहरे होंगे, उनको जिम्मेदारी दी जाएगी। तो जिससे, क्योंकि कोविड के समय में जो भी छवि का नुकसान हुआ है भारतीय जनता पार्टी को, उत्तर प्रदेश में उस छवि को साफ किया जाएगा। क्योंकि विपक्ष इस मौके में है, वो आरोपक, अब जितने भी आरोप है उनका एक ढेर उन्होंने लगा दिया है। विपक्ष लगातार हमलावर रहा है, समाजवादी पार्टी की बात करें या मायावती की बात करें, तो उत्तर प्रदेश की सरकार को जवाब देने का समय है, क्योंकि पूरा लेखा जोखा जनता के सामने रखना होगा। जहां विपक्ष वार करेगा वहीं पर उत्तर प्रदेश सरकार को जवाब देना पड़ेगा अपनी छवि सुधारने के लिए। जी बिल्कुल चंद्रसेन जी, बिल्कुल आपने सही कहा। और भी बहुत कई बातें इस मीटिंग में डिस्कस हो सकती हैं। भले ही जैसे कि अभी आपने भी कहा कि मजबूत करना है बीजेपी को वापस से आने वाले 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर, और पार्टी में जो फेरबदल की बातें चल रही हैं उसे भी लेकर इस मीटिंग को काफी अहम माना जा रहा है। फिलहाल हमारे साथ में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि कोविड-19 के कारण माता पिता या अभिभावक दोनों को खोने वाले सभी बच्चों को पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत सहायता दी जाएगी। इस फैसले के बाद अनाथ बच्चों के भविष्य के लिए थोड़ी राहत की उम्मीद की जा सकती है। तो वहीं प्रधानमंत्री के इस फैसले के बाद कानपुर के बच्चों ने उन्हें धन्यवाद दिया है। कानपुर की रहने वाली आस्था गुप्ता ने कोविड के कारण अपने माता पिता दोनों को खो दिया। ऐसे बच्चों के लिए योजना वरदान साबित हो सकती है। तो वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश पुलिस ने इंदौर में पुराने नोटों के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 3.76 लाख रुपए के पुराने नोट बरामद किए। इंदौर क्राइम ब्रांच के एडिशनल एसपी जी पराशर के अनुसार इंदौर में 3.25 लाख रुपए के पुराने नोटों के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मुख्य आरोपी ने अन्य आरोपियों से नोटों को नई मुद्रा में बदलने का वादा किया था, जिसके बाद यह पूरा मामला प्रकाश में आया। इसमें नोट का जो अमाउंट है ये 3,73,000-75,000 के आसपास है। और इसमें जानकारी ऐसी आई थी कि मानपुर तरफ कुछ लोग जो है नोट बदलने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। इस पर उनको घेराबंदी करके जो है पकड़ा गया। जब उनसे पूछताछ की गई तो इसमें जो मेन अक्यूज्ड है, जिसका नाम अमृत लाल है, ये कुछ तंत्र मंत्र का काम करता है और तंत्र मंत्र से मैं नोट बदल दूंगा इस तरीके का कह के ये सब लोग जो है उसी धंधे में लगे हुए। तो मध्य प्रदेश में 31 मई से कोविड-19 महामारी के बीच लगभग 3000 जूनियर डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। उन्होंने उच्च वजीफा और कोविड प्रोत्साहन की मांग की है। डॉक्टरों ने कोविड रोगियों की सेवा करने के अलावा हर आपातकालीन सेवा को बंद कर दिया है। जूनियर डॉक्टरों ने मांग की है कि अगर काम करते वक्त वे कोरोना से संक्रमित होते हैं तो उनका और उनके परिवार के इलाज का खर्च सरकार वहन करे, और कोरोना संक्रमितों की देखभाल में लगे जूनियर डॉक्टरों के लिए अलग अलग क्षेत्रों में बेड रिजर्व रखे जाए। ड्यूटी के वक्त अगर कोरोना संक्रमित वे होते हैं तो सही वक्त पर उन्हें इलाज मिल सके, इसे सरकार सुनिश्चित करे। तो मैं आपको बता दें कि दुनिया की दूसरे नंबर की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने सभी को चौंकाते हुए फ्रेंच ओपन 2021 से अपना नाम वापस ले लिया है। फ्रेंच ओपन के पहले राउंड में जीत दर्ज करने के बाद मीडिया से बात न करने पर ओसाका पर $15,000 यानी कि करीब 11 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया, और आगे से ऐसा करने पर उन्हें कठोर सजा की चेतावनी भी दी गई। जापानी टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका का कहना है कि पहले दौर की जीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं जाने के लिए उन पर $15,000 का जुर्माना लगने के बाद वो फ्रेंच ओपन से हट रही है। उन्होंने कहा कि मैं एक सार्वजनिक वक्ता नहीं हूं और दुनिया की मीडिया से बात करने से पहले मुझे काफी घबराहट होती है, और इसके बाद उन्होंने टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।